नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज कोई किताब लेकर नहीं आया हूं, आज पूरी रिपोर्ट लेकर आया हूं। वो जजमेंट लेकर आया हूं जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनाया है। खबर आप तक पहुंची है, लेकिन जैसा हमारा वादा रहता है न्यूज की पाठशाला में कि सिर्फ खबर नहीं बताते, खबर की गहराई में आपको लेकर जाते हैं ताकि आपको एक एक बात पता चले। इसलिए आपको ये पूरी जजमेंट 100 पन्नों से ज्यादा की जजमेंट जो है वो लेकर आया हूं, और इसमें जो बातें लिखी गई हैं ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको सुननी चाहिए और जाननी चाहिए। इसलिए आज आपको न्यूज की पाठशाला में इस जजमेंट के पन्नों के अंदर ममता सरकार को लेकर, ममता सरकार के अंदर पुलिस के रोल को लेकर, एनएचआरसी के पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर, सीबीआई जांच की जरूरत क्यों पड़ी इसको लेकर, एक एक बात जो कोर्ट ने कही है वो कोर्ट के एक एक लफ्ज को आपको पढ़कर सुनाऊंगा, और ये बहुत जरूरी है इस देश के लिए। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि आज बंगाल के अलावा भी इस क्लास में क्या क्या होगा। बंगाल का जिक्र तो सबसे पहले होगा। तो बंगाल में वोट ना मिलने पर दर्द देने वालों की क्लास लगाएंगे, क्योंकि जिनके साथ हिंसा हुई, आरोप यही है कि उन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया, फलाने पार्टी को वोट नहीं दिया, इसलिए उनके साथ हिंसा हुई। बंगाल हिंसा पर बड़े फैसले की वो बातें जो आप तक अभी तक पहुंची नहीं है। न्यूज चैनल्स ने आपको खबर तो बताई, लेकिन यह नहीं बताया कि इसमें कितनी गहरी और जरूरी बातें हैं। इसके बाद बंगाल के बाद जिक्र करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां 1.5 लाख परिवारों की किस्मत बदलने वाला फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिया है। कैसे उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख परिवारों की जिंदगी बदल जाएगी वो आपको बताऊंगा। और आखिर में अफगानिस्तान पर पाठशाला में आज की एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा। लेकिन सबसे पहले शुरू करता हूं पॉलिटिकल साइंस की क्लास बंगाल की खबर से। तो आपको बताता हूं सबसे पहले वो बातें जो आप तक शायद पहुंच चुकी होंगी अब तक। तो बंगाल में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, यानी नतीजे आने के बाद जो हिंसा हुई, इसका मामला कोर्ट में चला और कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। तो मोटी मोटी बातें जान लीजिए कि कोर्ट ने कहा क्या, फिर उसके बाद गहराई में जाऊंगा। कोर्ट ने कहा कि रेप और हत्या के मामलों की जांच जो है वो अब सीबीआई करेगी। दूसरे सभी मामलों की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। सीबीआई और एसआईटी जांच कोर्ट की निगरानी में होगी, यह भी कोर्ट ने कह दिया है। 6 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कह दिया गया है, और राज्य सरकार सीबीआई और एसआईटी को सहयोग करे, यह भी राज्य को याद दिलाया गया। और जांच में रुकावट डालने वालों को गंभीरता से लिया जाएगा, यह भी कोर्ट को कहना पड़ा है। लेकिन अब आपको 124 पन्ने का जो यह जजमेंट है उसके कुछ अहम हिस्से पढ़कर सुनाना चाहता हूं, ताकि आपको पता चले कि स्थिति क्या है, और यह एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले इसको देखिए कि आखिर सीबीआई जांच के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। तो यह आपको पढ़कर सुनाता हूं, जरा इसको सुनिए। 80 नंबर का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 80 इस जजमेंट में। बहुत गंभीरता से सुनिए इसको। कोर्ट कहती है, इन आवर ओपिनियन द हीनियस क्राइम्स सच एज मर्डर एंड रेप डिजर्व टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी which in circumstances can only be Central Bureau of Investigation। यानी कोर्ट ये कह रही है कि हमारे राय ये है कि मर्डर और रेप जैसे जो अत्याचार हुए, जो क्राइम हुए, उनको किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराना चाहिए, और मौजूदा हालात में वो जांच एजेंसी सिर्फ और सिर्फ सीबीआई हो सकती है, ये कोर्ट कहता है। It is for the reason that in number of cases the state had failed to register the FIRs and opened the same to be not the cases of murder। और यह राय इसलिए बन रही है क्योंकि कई मामलों में, हत्या तक के मामलों में, राज्य सरकार ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। यह बंगाल का वो सच है जो कि अदालत के इस फैसले में सामने आया अलग अलग पन्नों में। जब एफआईआर दर्ज कर ली, उसके आगे सुनिए कोर्ट क्या कहता है कि पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई, उसके बाद कहा गया even after registration of FIR the observation by the state is that these may result in no case। यानी कोर्ट यह कहता है कि पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई,
और उसके बाद अगर एफआईआर दर्ज भी कर ली तो यह ऑब्जर्वेशन है कि राज्य ने यह तय कर लिया कि इनका तो नो केस बनेगा, मतलब इसमें कोई मामला ही नहीं बनेगा। दिस शोज प्री डिटरमिन्ड, बहुत गौर से सुनिए, दिस शोज प्री डिटरमिन्ड माइंड टू टेक इन्वेस्टिगेशन इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी यह दिखाता है कि पहले से एक सोची समझी सोच थी कि केस को एक नियत दिशा में ले जाना है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस इन्वेस्टिगेशन बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी विल इंस्पायर कॉन्फिडेंस टू ऑल कंसर्न। मतलब कोर्ट को यह कहना पड़ा कि ऐसे हालात हैं कि अगर लोगों में विश्वास जगाना है कि इस देश में आपको न्याय मिल सकता है तो उसके लिए जरूरी है कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करे, और इसीलिए जांच सीबीआई को सौंपी गई। सिर्फ एक लाइन पढ़ लीजिएगा कि जांच सीबीआई को दे दी गई तो आप कभी नहीं समझ पाइएगा कि इसके पीछे कोर्ट ने क्या सोच रखी। और कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि एफआईआर नहीं हो रही थी, और हो रही थी तो एफआईआर को किस दिशा में ले जाना है, कैसे नो केस बनाना है, इसकी बातें निकल कर आ रही थी। इसलिए इंडिपेंडेंट एजेंसी को लगाना पड़ रहा है, सीबीआई से जांच करानी पड़ रही है। अब आपको इस फैसले का पॉइंट नंबर 81 पढ़कर बताता हूं। दीज आर एलिगेशंस that the police had not registered there are allegations that the police had not registered number of cases initially and some were registered only after the court had intervened or the committee was constituted। यानी इस तरीके के आरोप हैं कि पुलिस ने, बंगाल की पुलिस ने या तो पहले केस दर्ज नहीं किए, और किए भी तब जब कोर्ट ने इंटरवीन किया, यानी कोर्ट ने दखल दिया। These allegations were found to be true, यानी ये आरोप सही निकल कर आए ऑन द बेसिस ऑफ द मटीरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। यानी जो कोर्ट के सामने तथ्य रखे गए उसमें ये आरोप सही निकल कर आए कि एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही थी। अ नंबर ऑफ एफआईआर्स वर रजिस्टर्ड बाय द स्टेट सुमोटो आफ्टर द कोर्ट हैड इंटरवीन। यानी राज्य ने एफआईआर करने का, अपनी मर्जी से एफआईआर करने का फैसला तब किया जब कोर्ट ने दखल दिया। यह आपको बताने के लिए काफी है कि बंगाल में जो रिजल्ट आने के बाद हिंसा हुई, जिसको पहले तो नकारा जाता रहा कि हिंसा हुई नहीं, उसमें लोगों के लिए एफआईआर तक दर्ज कराना कितना गंभीर था। यह 81 नंबर के पॉइंट में कोर्ट कहता है। और पॉइंट नंबर 82, यह पढ़िए, पॉइंट नंबर 82 जो दिखा रहा हूं, यह कोर्ट के ऑर्डर का। और इसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई अब आप सीबीआई से जांच करा लीजिए, यह मामला जो है वो सीबीआई से जांच कराने का है। तो यह पहली चीज जो आपको कोर्ट के फैसले में बताना चाह रहा था कि आखिर कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने का फैसला किया क्यों। अब आपको दूसरी चीज दिखाता हूं, इधर दिखाइए भाई, कहां जा रहे हैं। अब आपको एनएचआरसी की रिपोर्ट दिखाता हूं। इस पूरे मामले में एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसने एक रिपोर्ट बनाकर दी, और यह डायरेक्शन कोर्ट ने दिया था। लिखा है एज पर डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट बाय द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑर्डर डेटेड 21 जून। द रिपोर्ट हैज मेंशन्ड द मोडालिटीज फॉलोड बाय द कमिटी। मतलब कमिटी ने किस तरीके से जांच की, किस तरीके से रिपोर्ट तैयार की, वो आपको बताया गया है। और एनएचआरसी को कितनी शिकायतें मिली, इसका डेटा इसमें दिया गया है, जो आगे मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। यह आपको अभी लिखकर भी बताता हूं, पूरा समझाता हूं कि एनएचआरसी को क्या मिला था। लेकिन इसी में पॉइंट नंबर 34 में यह कहा गया है कि द कमिटी फर्दर रिपोर्ट्स दैट इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशंस have not even visited the places of occurrence to collect evidence and record statements, let alone registering FIRs। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे वो एफआईआर लिखना तो दूर, एफआईआर लिखना तो भूल जाइए, वो मौके पर जाकर एक बार जांच करने और लोगों का दर्द पूछने और हुआ क्या यह पूछने भी नहीं गए। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहता है। वहां अफगानिस्तान में चल रहा है कि तालिबानियों और अफगानियों के बीच जो चल रहा है उसमें लोगों का अधिकार कहां है, और यहां अपने देश में क्या हो रहा है सोचिए। और अब मैं आपको जरा बताता हूं कि इस एनएचआरसी की रिपोर्ट में क्या था, वो आपके सामने रखता हूं। वो डेटा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एनएचआरसी की रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। इसको देखिए,
पॉइंट नंबर 30 एनएचआरसी की रिपोर्ट, और यह कहती है एनएचआरसी को जो ईमेल से शिकायत मिली, ईमेल के जरिए जो शिकायतें एनएचआरसी को मिली वो कितनी थी, यह एनएचआरसी अपनी रिपोर्ट में कोर्ट को बताता है। ईमेल से मिली शिकायतें, और इसका आंकड़ा बैठता है 1650, और इसमें पीड़ित कितने थे? इसमें पीड़ित थे करीब 5000 लोग। यह एनएचआरसी की रिपोर्ट बताती है कोर्ट को कि जिस बंगाल में कहा गया कुछ हुआ ही नहीं, सब मीडिया का प्रोपेगेंडा, सब विपक्ष का प्रोपेगेंडा, उसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि हमको ईमेल से शिकायतें मिली 1650 और उसमें पीड़ितों की संख्या थी 5000। इसके बाद बड़ी संख्या में जब केस रिपोर्ट की गई, जब कमेटी की टीमें वहां पर गई, तब और केसेस निकल कर आए, और कुल कितने केस आए, शिकायतें जो मिली एनएचआरसी को कुल मिली 1979, और कुल पीड़ित जो एनएचआरसी की रिपोर्ट कोर्ट को बताती है कि अगर केसेस में आप देखिएगा कि कितने लोग पीड़ित थे, तो वो मिलाकर थी 15,000 लोग एक दर्द से गुजर रहे थे, लेकिन इस देश में कोई चर्चा नहीं थी। यह बात कोर्ट के सामने आई। इसके बाद आपको बताता हूं पॉइंट नंबर 35, यह एनएचआरसी की रिपोर्ट में क्या लिखा है कि यह शिकायतें डीजीपी को भेजी गई। अब पुलिस में राज्य के डीजीपी से बड़ा कौन होगा, और डीजीपी को शिकायतें कितनी मिली? 1893 शिकायतें मिली डीजीपी को, यानी जो एनएचआरसी को मिली उसके साथ साथ डीजीपी को भी शिकायतें मिली। और इनमें एफआईआर कितनी हुई जो डीजीपी को शिकायतें मिली? 1893 शिकायतें राज्य के डीजीपी को मिली, और एफआईआर दर्ज हुई 137। 1893 में से 137 एफआईआर दर्ज होती है। अब आप सोचिए, अब आपको दिखाता हूं पॉइंट नंबर 37। इसमें यह कहा गया है कि 60% केस में, 60% केस में एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई, नो एफआईआर। जब एनएचआरसी की टीम गई तब उनको पता चला कि 60% लोगों का तो एफआईआर ही दर्ज नहीं हुआ। 20 केस मर्डर के एफआईआर करने की शिकायत भेजी गई, राज्य का जवाब ढीला ढाला रहा, यह भी इसमें लिखा हुआ है। अब आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में, इस फैसले के अंदर और क्या क्या लिखा गया है, क्योंकि यह भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर लोगों के नाम हैं, और मुझे नहीं लगता आपको नाम पढ़कर बताना चाहिए, लेकिन बाकायदा लोगों के नाम लिखे हुए हैं कि किनके मर्डर हुए, वो इस पे कोर्ट को दिया गया है, कोर्ट को यह सौंपा गया है। इसके बाद आरोप लगा कि एनएचआरसी पर कैसे भरोसा कर लें, एनएचआरसी तो बायस्ड है, एनएचआरसी में बीजेपी के लोग हैं। अब आपको पढ़कर सुनाता हूं कि एनएचआरसी बायस है या नहीं, एनएचआरसी का, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का रवैया पक्षपातपूर्ण था या नहीं। इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा? पॉइंट नंबर 67, दो इशू ऑफ बायस ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ द कमिटी वॉज सॉट टू बी रेज्ड, यानी कमिटी के 3 मेंबर बायस्ड थे, यह मामला उठाया गया। द आर्ग्यूमेंट जस्ट नीड्स टू बी नोटिस्ड एंड रिजेक्टेड, यानी मामले को सिर्फ देखा जा सकता है और खारिज किया जा सकता है। In fact, the entire effort seems to be misdirect the issue and delay the proceedings. कलकत्ता हाईकोर्ट यह कह रहा है कि एनएचआरसी में कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं था। यह पूरा मामला लगता है कि आपने मामले को खींचने के लिए एनएचआरसी पक्षपातपूर्ण जांच कर रहा है, इसका मुद्दा उठाया आपने। It seems to be an argument in frustration, यानी फ्रस्ट्रेट होकर आपने यह आर्ग्यूमेंट रख दिया। Where on the core issue the state has been found on a wrong foot, यानी जो असली मुद्दा था उस पर तो आप रॉन्ग फुट पर थे, मतलब जो कार्रवाई करनी चाहिए थी राज्य सरकार को वो कर नहीं रही थी,
और एनएचआरसी पक्षपातपूर्ण है, इसका वो मुद्दा उठाया जो खारिज हो गया। दिस कोर्ट हैड डायरेक्टेड कंस्टिट्यूशन ऑफ कमिटी बाय ऑर्डर 1 जून, और ये कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके बारे में लिखा है। यानी एक और रिपोर्ट, एक और जानकारी जो दी गई वो आपको देखनी चाहिए कि कैसे मामले को खींचने के लिए, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोर्ट कहता है कि आपने एनएचआरसी को बदनाम किया, एनएचआरसी का रवैया पक्षपातपूर्ण था। यह कोर्ट लिख कर दे रहा है अपने जजमेंट में, फैसले में, टिप्पणियों में यह बात निकल कर आती है। और आप तस्वीरें थोड़ी देख लीजिए, ये जो तस्वीरें हैं बंगाल की, इनको देखने के बाद यह हिम्मत कैसे आती है लोगों के अंदर, नेताओं के अंदर, प्रवक्ताओं के अंदर, कि वो ये कहें कि यहां कुछ नहीं हुआ। पत्थर पर पत्थर हैं, घर बिखरे हैं, टूटे हैं। महिलाओं ने दर्द के साथ अपनी कहानी बताई है कि उनके साथ रेप हुआ या नहीं हुआ, और उसके बाद आप कहते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद कि एनएचआरसी पक्षपातपूर्ण था। अरे आपका रवैया क्या था, ये लोग पूछेंगे। और ये मसला किसी एक राज्य, किसी एक पार्टी का नहीं है। आप किसी पार्टी को समर्थन करते हो, ये सोचिए कि आपके घर में आग लगी होती तो आपको क्या न्याय की जरूरत नहीं होती। आप ये सोचिए, ये जलता घर आपका होता तो आपको उम्मीद नहीं होती कि क्या कोई आए और मदद करे। दिल्ली में बैठकर लोग इसे फेक न्यूज बता रहे थे, और ये घटनाएं, ये तस्वीरें जो निकल कर आ रही थी, हाईकोर्ट ने जब आज बातें कही, इसीलिए मुझे लगा कि आपको जजमेंट पढ़कर सुनाऊं कि जजमेंट में क्या लिखा गया है। ये टूटा शीशा, ये साईं बाबा की फोटो, ये टूटे हुए कांच के टुकड़े, ये सब झूठ थे क्या? और झूठ थे तो आज कोर्ट ये सब क्यों कह रहा है? सवाल इसका है। अब आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को लेकर क्या कहा गया, चुनाव आयोग को लेकर, क्योंकि जब ये तस्वीरें आई और छुपाए न छुपी तो कहा गया कि सब कुछ तो चुनाव आयोग के हाथ में था, उनको करना चाहिए था, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था। अब आपको दिखाता हूं, इसको दिखाइए जरा, कि इलेक्शन कमीशन ड्यूटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर, इस पर हाईकोर्ट ने क्या कहा। Strong argument was sought to be raised by the learned Advocate General time and again that till such time election code was in force, entire police was under the control and supervision of the Election Commission of India. Hence, it is responsible for any violence till May 3rd, 2021 when the code was lifted. पहले तो माना नहीं गया कि हिंसा हुई, और जब मानने की नौबत आई तो कह दिया गया कि चुनाव आयोग था, उसको देखना चाहिए था, हम तो थे नहीं सरकार में। इस पर 71 नंबर के पॉइंट में कहा गया, नो प्रोविजन ऑफ लॉ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस टू दैट इफेक्ट हैव बीन रेफर्ड इन सपोर्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। मतलब इस बात को साबित करने के लिए कि सब चुनाव आयोग को देखना था, कुछ भी सबूत नहीं दिए गए। द आर्ग्यूमेंट डिजर्व्स टू बी रिजेक्टेड आउटराइटली, यानी ये जो तर्क दिया जा रहा है इसको पूरी तरीके से खारिज किया जाना चाहिए। Civil or police administration is under the control of the Election Commission during the process of elections only to ensure free and fair elections. That does not mean that the police stop discharging its normal duties to control law and order. यानी चुनाव निष्पक्ष रूप से हो जाएं, यह तय करता है चुनाव आयोग, लेकिन पुलिस अपना काम ही ना करे ये नहीं कहता। This argument runs contrary to even the stand of the state, where it claimed that number of FIRs were registered up to May 3rd, 2021 for post-poll violence and otherwise also for normal crime in state. The police duty bound to maintain law and order and register FIRs and not the election commission. The state cannot be allowed to blow hot and cold at the same breath. यानी एक सांस में आप कहते हैं कि हमारे पास नहीं था, पुलिस तो चुनाव आयोग के पास थी और उसको देखना था, उनके वजह से सब हो गया, हमारे हाथ में पुलिस थी नहीं। और दूसरी सांस में आप कहते हैं कि हमने एफआईआर दर्ज करा दी, धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज करा दी। अरे भाई, जब एफआईआर दर्ज कराई आपने, उसका क्रेडिट लेते हैं तो ये मानिए पुलिस आपके पास थी, और अगर आपके पास पुलिस नहीं थी तो एफआईआर दर्ज कराने का क्रेडिट आपका कैसे हुआ? तो कोर्ट कह रहा है कि आप एक ही सांस में दो बातें नहीं कह सकते। इसके बाद ये सारी बातें रखने के बाद एक सवाल मन में आता है
कि क्या इस देश में इतनी देर तक, इतने दिनों तक जितनी कोशिश हुई मामले को ढकने की, अगर यह सब कुछ ढंग से हुआ होता, अगर राज्य तभी जागा होता और चलिए पोस्ट पोल वायलेंस के बाद, सरकार में आने के बाद खुद ही निष्पक्ष जांच कर ली होती, तो क्या कोर्ट को यह टिप्पणियां करनी पड़ती? क्या कोर्ट को सीबीआई को जांच सौंपनी पड़ती? लेकिन यह इस देश में नहीं हुआ। इस देश में लीपापोती की गई। अब आपको सुनवाता हूं इस मामले में जो पिटिशनर हैं उन्होंने क्या कहा है यह फैसला आने के बाद। प्रियंका टिब्रेवाल को सुनिए। ये सत्य की जीत हुई है, तो सत्यमेव जयते। पश्चिम बंगाल के लोगों का विश्वास जो है वो आज एक बार फिर जो है वो लॉ सिस्टम पर पूरी तरह से लोग इससे विश्वास कर पाएंगे। बिकॉज जिस तरह से लोगों के ऊपर यहाँ की सरकार ने और यहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने और अधिकारियों ने जिस तरह से अत्याचार किया था, पीड़ितों को जिस तरह से उनका साथ नहीं दिया था, उनकी FIRs तक नहीं लिखी थी, तो आज इस ऑर्डर से बहुत बड़ी रिलीफ मिली है, क्योंकि अभी सारी इन्वेस्टिगेशन जो है CBI करेगा और इस मैटर को SIT गठित कर दी गई है, जो कि कोर्ट इसे खुद देखेगा कि सब कुछ जो है उनकी निगरानी में हो। हमारे साथ इस वक्त TMC की नेता सुजाता मंडल जुड़ रही हैं। सुजाता जी, आपका बहुत स्वागत है। और पहला सवाल और सबसे जरूरी सवाल यही है कि कोर्ट अगर यह कहता है कि FIR दर्ज नहीं हो रही थी, यह निकल कर आता है, और कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि वो FIR अगर दर्ज भी हो रही थी तो उसको एक नियत दिशा में ले जाने की सोच थी, और अगर CBI को जांच नहीं सौंपेंगे, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को नहीं सौंपेंगे, तो सच कैसे बाहर आएगा? इसके बाद राज्य की सरकार में किसी की जिम्मेदारी बनती है क्या? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ये जो पोस्ट पोल वायलेंस को लेके बीजेपी इतना हंगामा मचा रहा है, इसमें उन लोगों का जो हार का बहुत बड़ा हार का जो हताशा, जो हार का लिए उन लोगों का जो मन में जो बहुत बड़ा दुख और क्षोभ, यही बाहर झलक रहा है। क्योंकि वो लोग सोचे थे कि सत्ता में आएगा और पश्चिम बंगाल को लूट के खाएगा, तो वो तो बंगाल का जनता उन लोगों को एकदम बंगाल से हटा के छोड़ा, और उसके बाद वो लोगों का जो हार का जो हताशा, उसमें वो लोग एक दूसरे के साथ इतना लड़ाई झगड़ने लग रहा है कि कोई कई जगह में बीजेपी को मर्डर कर, बहुत बेरहमी से टॉर्चर कर रहा है, रेप कर रहा है। आपने राजेश बिंदल जी का नाम सुना है? ये हम लोगों का ये सुजाता मंडल जी, राजेश बिंदल जी का नाम जानती हैं? ये किस पार्टी से हैं? सबसे बड़ा दुख इसमें लग रहा है, राजेश बिंदल जी किसी पार्टी से हैं, आपको पता है? TMC का नाम जुड़ के लग रहा है। राजेश बिंदल जी किसी पार्टी से हैं क्या? हेलो, आप राजेश बिंदल जी को जानती हैं? हाँ, वो तो विचारक है, वो तो जज है। जज हैं। तो ये फैसला तो जज साहब ने सुनाया, तो जज साहब का क्या लेना देना बीजेपी से? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर बोलना अभी सीबीआई एक आपका निरपेक्ष तदंत संस्था है, लेकिन उन लोगों का निरपेक्षता अभी क्या बीजेपी के जमाना में वो लोग रख पा रहा है? और अभी जो लॉयर लोगों को, भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फैसला कोर्ट का है, आप अपने यहाँ का बताइए ना। बीजेपी का उंगली हिलन में काम क्यों FIR दर्ज नहीं की गई? कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि FIR दर्ज नहीं हुई? ये तो बीजेपी बोल रहा है। अरे भाई, कोर्ट का फैसला है, जजमेंट पढ़िए पहले। अभी पूरा जजमेंट पढ़कर सुनाया है लोगों को। त्रिपुरा में क्या हो रहा है? त्रिपुरा से क्या लेना देना? ममता बनर्जी त्रिपुरा की मुख्यमंत्री हैं क्या? तो हम लोगों का बंगाल में ममता बनर्जी लेडीज चीफ मिनिस्टर है, इसलिए प्रॉब्लम है। लेडी चीफ मिनिस्टर कहां आ गई? क्या जो महिलाओं के साथ रेप हुआ क्या किया? सुनिए, हम तो पश्चिम बंगाल का एक लेडीज है, मैं ये बुक चीर के और सीना तान के बोल सकती हूँ, पूरा भारतवर्ष में जितना सारा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट में, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में लेडीज लोगों का सुरक्षा है तो उसका नाम है वेस्ट बंगाल और सिटी का नाम है कलकत्ता। और जो ममता जी के हाथ में हम लोग लेडीज लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आप जो बोल रहे हैं ना, प्रियंका टिब्रेवाल जो उन लोगों का लॉयर है, बहुत बड़ा बात बोल रहा है, वो भी तो पश्चिम बंगाल में रात में चलते फिरते हैं, तो उसके ऊपर तो कोई हमला नहीं करता है।
तो अगर वो प्रियंका के ऊपर हमला ना हो, सुजाता मंडल के ऊपर हमला ना हो, तो कोर्ट के सामने जिन लोगों की शिकायतें आई और जिनके रेप हुए, जिनके मर्डर हुए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है, लेकिन आप बात को घुमा रहा है बीजेपी को सेव करने के लिए। बीजेपी क्या, कोर्ट का फैसला है भाई, कोर्ट का फैसला है। सुजाता मंडल जी, आपने कोर्ट का फैसला पढ़ा ही नहीं, और अगर आप पढ़ी हैं तो आप उसको सुनना नहीं चाहती हैं, आप उसको नकारना चाहती हैं। पहले आप लोगों ने कहा कुछ हुआ नहीं, अब आज कोर्ट का फैसला आ गया तो बीजेपी चला रही है क्या कोर्ट? खुद ही बोल रहे, मैं अभी भी बोल रही हूँ, बीजेपी का हार का हताशा में उन लोगों का जो पार्टी का गुंडा है, और वो लोगों का जो बूथ लेवल स्तर का कर्मी है, जो अपना नेता लोगों को मानता नहीं है। आप अगर पश्चिम बंगाल का भी बीजेपी का परिस्थिति देखोगे और अच्छा तरह से खबर रखोगे तो आपका हंसी आएगा। तो जज साहब को भी बताइए ना, जज साहब को भी हंसी आए। मुझे तो लगता है आपको सुनकर लोगों को रोना आ रहा होगा, हंसने की बात नहीं है ये रोने की बात है कि एक देश में हाईकोर्ट कहे कि सीबीआई से जांच नहीं होगी तो निष्पक्ष नहीं हो पाएगी जांच, और आप लोग कहें कि ये हंसने की बात है। सुजाता मंडल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए। नहीं, क्या सुनूं मैम, कुछ सुनने को बचा नहीं है। आप खुद महिला होकर महिलाओं के साथ जो हुआ उस पर, कोर्ट के फैसले पर आप बीजेपी कर रही हैं, मुझे कुछ नहीं कहना इस पर। देखिए, ये तो मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जब त्रिपुरा में हम लोगों का टीएमसी का लेडीज लोग गया, तो त्रिपुरा में हुआ इसलिए आप बंगाल में करेंगी? नहीं दिया उनका। क्या आप महिला हैं, क्या आप नेता हैं? भगवान मालिक है मैम, भगवान मालिक, माफ कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद मैडम, समझ गया मैं। तब तो आप लोग कुछ नहीं बोल, समझ गया मैम, मैं समझ गया। उधर हुआ तो आपने क्यों नहीं बोला, इधर हुआ तो क्यों बोला, इसी में आप पड़े रहिए। लोग मरते हैं, कुछ होता है, उनको फर्क नहीं पड़ता। ये देखने के लिए आपको इनको गेस्ट बुलाया था, मुझे पता था ये मानेंगी नहीं, लेकिन इसीलिए आपको एक एक फैसले की लाइन पढ़कर सुनाई, और उसके बाद इनको बुलाया कि समझ में आया कि शायद अब भी दिल बदला हो। कोर्ट के फैसले के बाद टीएमसी के सांसद सौगत राय ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए एक बार। और राज्य के अधिकार में जो कानून का स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें सीबीआई आ जाएगा तो राज्य का अधिकार घट जाएगा। हम तो इसको खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार इस पे सोच विचार करके अपील में जाएंगे, तब देखा जाएगा। मैं तो ये फैसला लेने का अधिकारी नहीं हूँ, मैं राज्य सरकार के कई आधिकारिक नहीं हूँ, मैं पार्टी के एक प्रवक्ता हूँ। तो ये मेरा लगता है कि राज्य सरकार जाएगा, लेकिन राज्य सरकार को ही सिद्धांत लेने पड़ेगा। अभी जो जजमेंट आया, इसमें सीएम और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जितना भी स्टेटमेंट आई, सबको रिजेक्ट कर दिया। इसमें साबित हो गया स्टेट गवर्नमेंट अपने राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए ये छुपाना चाहता है। 5 स्टेट में चुनाव हुआ था, 4 स्टेट में कोई कॉम्प्लेन नहीं है, एक बंगाल में है। ये खत्म होना, परमानेंटली खत्म होना चाहिए। पॉलिटिकल वायलेंस शुड बी स्टॉप्ड इन बंगाल परमानेंट। कोर्ट का जजमेंट तो मुझे लगता है कि न्याय मिलेगा। जिन लोगों पर अत्याचार हुआ है, हत्या हुई है, और कोर्ट पर पूरा भरोसा है, मुझे लगता है कि न्याय मिलेगा। मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है, पश्चिम बंगाल में रूल ऑफ लॉ नहीं है। इससे रूल ऑफ लॉ का स्थापना होगी, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, लोगों को, आम नागरिक को राहत मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि इस निर्णय से प्रजातंत्र मजबूत होगा, और कम से कम रूल ऑफ लागू होने से जो एक तानाशाही की प्रवृत्ति बंगाल के अंदर वो समाप्त होगी। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को करनी है। कोर्ट ने जो कहा वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, लेकिन अगर सुनने वाला सुने तब तो। इस क्लास में इतना ही। अब आपको सोशल साइंस की क्लास में लिए चलता हूं, और खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी में माफियाओं पर एक्शन का नया चैप्टर खुल गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा फैसला किया। अब तक माफियाओं की जो अवैध प्रॉपर्टीज थी, उन पर बुलडोजर चल रहे थे। मतलब अवैध प्रॉपर्टी है, माफियाओं की है, उड़ा दो बुलडोजर से। लेकिन अब इसी प्रॉपर्टी पर गरीबों और दलितों के घर बनेंगे। मतलब आप सोचिए, जो माफिया गरीबों और दलितों को लूट कर, उनको दबाकर माफिया बने,
उनका घर भी गिराया जाएगा और उन्हीं की जमीन पर जब दलित और गरीब के लिए घर बनाए जाएंगे तो उन गरीबों और दलितों के दिल में क्या खुशी होगी वो सोचिए। जहां माफियाओं के महल खड़े थे वहां गरीबों के मकान बनेंगे, सोचिए। और ये 1.5 लाख परिवारों की जिंदगी बदलने वाला फैसला है उत्तर प्रदेश में। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनवाता हूं कि उन्होंने यूपी विधानसभा में कहा क्या, फिर आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये घर बनेंगे कैसे और कहां से ये फैसला आया। हम देख रहे थे हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की है। ये राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी, और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि एक दौर ऐसा भी था कि माफियाओं को लगता था कि हमको कौन छुएगा, हमको कौन पकड़ेगा, आओ जरा आओ देखें, पास आके दिखाओ। लेकिन सरकार कोई भी आए राज उनका चलता था। अब क्या हो गया है कि जिन्हें लगता था कि जमीन पर वो हाथ रख दे, जिस जमीन पर वो जमीन उनकी हो जाएगी, उनकी अपनी जमीन चली गई। मुख्तार अंसारी का घर सील हो गया, गाजीपुर में कार्रवाई की गई, घर सील कर दिया गया मुख्तार अंसारी का। मतलब जो डरा धमका कर कब्जा कर अपना घर बनाते थे, महल खड़ा करते थे, उनके घर पर यूं ताले लगेंगे, किसने सोचा था। यह प्रॉपर्टी जबरदोज कर दी गई मुख्तार अंसारी की, यह मऊ की है। इस घर की एक एक ईंट में कितनी बद्दुआएं होंगी आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन वो बद्दुआएं जो हैं वो कभी ना कभी तो लगती हैं और वो असर हुआ, घर गिर गया। एक दिन सरकारी बुलडोजर चल गया। ये अतीक अहमद का प्रयागराज का घर है, जिनके चलने पर ऐसे धुआं उठता था कि अतीक भाई आ गए, अतीक भाई आ गए। उनका घर आज ऐसे गिरा कि धुआं धुआं हो गया। यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मुख्तार अंसारी के बारे में बता रहा हूं, अतीक अहमद के बारे में बता रहा हूं, सुंदर भाटी के बारे में बता रहा हूं। यह गैंगस्टर सुंदर भाटी की प्रॉपर्टी है। यह सुंदर भाटी की प्रॉपर्टी माटी में मिला दी गई। अब कोई माफिया नहीं, बैठो जहां हो वहीं रहो। और आपने देखा मुख्तार अंसारी की हालत यह थी कि पंजाब से यूपी की जेल में आने में लोग थर थर कांप रहे थे। यह कानून का राज होता है। माफियाओं की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर ही नहीं चला। आपको और दिखाना चाहता हूं कि और तस्वीर क्या निकल कर आई कि उनके डर पर भी बुलडोजर चला। घर पर नहीं, डर पर भी। ये वो माफियाज थे जिनका खौफ रहता था उत्तर प्रदेश में। राजनीति में भी सबको पसंद आते थे क्योंकि लोगों को डरा धमका कर वोट दिलाते थे। जिस तरह से एक्शन हुआ वो लोगों को देखना चाहिए, देश को देखना चाहिए। अप्रैल 2017 से जुलाई 2021, इसके बीच में कार्रवाई क्या हुई। गैंगस्टर अधिनियम के तहत एक्शन लिया गया और केस दर्ज किए गए माफियाओं पर, अलग अलग क्रिमिनल्स पर। 13,801 केस। यह आप सोचिए, जिस राज्य में माफिया होने का मतलब होता था कि केस कौन दर्ज करेगा, कौन छुएगा, वहां 13,801 का केस दर्ज हुए अप्रैल 2017 से जुलाई 2021 के बीच में। गिरफ्तारी कितनी हुई, गिरफ्तारी कितनी हुई वो आपको बताता हूं। और ये गिरफ्तारियां हुई 43,294। इतने लोग अरेस्ट हुए, छोटे मोटे दबंग सब अपराधियों को मिलाकर बता रहा हूं। 43,294 ऐसे लोग जो लोगों को डरा कर रखते थे वो सलाखों के पीछे पहुंचे। इसके बाद जिसको रासुका कहते हैं, देखिए अगर आप माफिया के बारे में लिखिए तो ये स्क्रीन बोर्ड भी फड़फड़ फड़फड़ कर रहा है, इसका भी दिल धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है। एनएसए लगाकर 630 लोगों पर कार्रवाई हुई। 630। अवैध संपत्ति कितनी जब्त हुई, अवैध संपत्ति वो भी आपको दिखाता हूं। अवैध संपत्ति जब्त हुई करीब 1848 करोड़ रुपए की। यह उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है। उस उत्तर प्रदेश में जहां यह प्रॉपर्टी कोई छुएगा, किसी पर एनएसए लगेगा, लोग सोचते भी नहीं थे सपने में। अतीक अहमद वगैरह को और मुख्तार अंसारी को कोई कह दे कि आप जेल जाएंगे तो हंसते थे और उसके बाद बाहर बैठा देते, बाहर रखो इसको। कहा इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे जेल भेजने की बात करता है।
और अब आपको जोन के हिसाब से बताता हूं। वाराणसी जोन, उसमें कितने केस दर्ज हुए? वाराणसी जोन के अंदर 420, और संपत्ति कितनी जब्त हुई? करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई, 200 करोड़। और अगर आप बात कीजिएगा गोरखपुर जोन की, जो मुख्यमंत्री का खुद का इलाका है योगी आदित्यनाथ का, उस जोन में केस कितने दर्ज हुए? 208, और संपत्ति जब्त की गई करीब 264 करोड़ रुपए की। तो एक दिन में यह नहीं हुआ, जब से सत्ता में आए इन्होंने कोशिश की कि यह होना चाहिए, और सालों साल में हुआ, और फिर यह फैसला हुआ कि इनका घर गिरा दिया, लेकिन इनके दिमाग में जो सनक थी वो भी गिराओ, उस पर बुलडोजर चलाओ और गरीबों का घर बनाओ। मैसेज जाना चाहिए दूर तक। 1848 करोड़ रुपए, ये छोटी रकम नहीं है, 1848 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इससे कितने गरीबों के घर बन सकते हैं वो आपको दिखाता हूं और समझाता हूं। पीएम आवास योजना जो होती है, जिसके तहत गरीबों को घर दिया जा रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार जो गरीबों को घर दे रही है, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। पीएम आवास योजना, तो एक घर बनता है, एक घर इस योजना के तहत 1,20,000 रुपए में, 1,20,000 रुपए मिलते हैं कि आप अपना घर बनाइए, या इसमें 1,20,000 में घर बनना चाहिए। तो 1848 करोड़ हमारे पास है जो कि जब्त किया गया है। उसको अगर आप 1,20,000 के हिसाब से बैठाइएगा तो करीब 1,54,000 घर बन जाएंगे। 54,000, 1,54,000 घर बनेंगे गरीबों के, दलितों के, जो कभी किसी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के बंगले की जगह पर रहेंगे ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। अपने घर में रहेंगे यही नहीं सोचा था। उनके घर बनेंगे, 1,54,000 घर बनेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। उनको छत मिल सकेगी। उनकी किस्मत बदलने वाला फैसला है 1.5 लाख लोगों के। और सिर्फ किस्मत नहीं बदलेगी, उस राज्य में सोच बदलेगी। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और 25 बड़े माफियाओं पर एक्शन हुआ है। उनके नाम आपको बताता हूं, जिनके नाम सुनकर थर-थर कांपते थे, उनके नाम आज इस बात में दर्ज हैं कि उन पर एक्शन हुआ है। अतीक अहमद, इनके 89 गुर्गे गिरफ्तार हुए, 325 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, और हथियारों और लाइसेंस रद्द हुए 60। इसके बाद मुख्तार अंसारी, इनकी 194 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई, 158 गुर्गे इनके अरेस्ट हुए, और हथियारों के लाइसेंस रद्द हुए 122। इसके बाद सुंदर भाटी, सोनभद्र जेल में बंद पश्चिमी यूपी का गैंगस्टर है, इसकी संपत्ति जब्त हुई 63 करोड़ रुपए की, और 4 हथियारों के लाइसेंस रद्द किए गए। कुंटू सिंह, ये भाई बलिया जेल में बंद है, संपत्ति जब्त हुई है 17 करोड़ 91 लाख रुपए। बताइए, इतने इन लोग संपत्ति रखकर बैठे हुए थे। इसके बाद देखिए नाम किसका आता है, ध्रुव कुमार का आता है क्या, डालिए। अच्छा ठीक है, बलिया जेल में बंद है, और आपको बता रहा था। अब सवाल यह कि ये एक दिन में हो गया क्या? एक दिन में सिस्टम बन ही नहीं सकता। 2017 में सरकार बनाने के बाद एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स बनाया गया। 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने एंटी लैंड माफिया सिस्टम बनाने की कोशिश की। एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स बनाया इन्होंने, ताकि टास्क फोर्स इसी पर काम करे। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक दिन की चीज नहीं, आते ही यह मनोदशा दिखा दी गई, मंशा दिखा दी गई कि हमको माफिया राज नहीं चाहिए। टास्क फोर्स का काम क्या था? सरकारी जमीन से माफिया के कब्जे को हटाओ, प्राइवेट जमीन पर माफियाओं के कब्जे को हटाओ। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि 4 साल में, 2017 से 2021 के बीच में 4 साल में 67,000 एकड़ की जमीन खाली कराई गई है। 67,000 एकड़ इस पर अवैध कब्जा था। कई ऐसे राज्य होंगे जिनके इतनी जमीन नहीं होगी, वहां पर 67,000 एकड़ की जमीन जो है वो खाली कराई गई बीते 4 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में। यह टास्क फोर्स काम कैसे करती थी? अवैध कब्जा हटाने के लिए यूपी सरकार ने एंटी भूमाफिया पोर्टल बनाया, जहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते थे। और शिकायत का स्टेटस क्या है यह भी आप देख सकते थे कि भाई क्या हुआ। तो एंटी भूमाफिया पोर्टल बना दिया, शिकायत दर्ज कराई, और फिर शिकायत का स्टेटस भी देखिए। ये नहीं कि कर दिया शिकायत और भूल गए।
कार्रवाई कैसे होती थी? सबसे पहले उस जमीन को चिन्हित कर लिया जाता था जिस पर की कब्जा है। इसकी लिस्ट संबंधित विभाग और अधिकारी बनाते थे और फिर डीएम को दे देते थे। उन लोगों को चिन्हित किया जाता था जो दबंग माफिया हैं, जो अवैध कब्जा करते हैं। यह काम पुलिस विभाग की तरफ से किया जाता था। फिर जमीन और माफिया की पहचान के बाद जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाता था। जहां अधिकारियों की मिलीभगत भी होती थी उस पर भी एक्शन होता था। अगर किसी जमीन पर केस चल रहा है तो कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाता है जिससे जल्द से जल्द अवैध कब्जा हट सके। तब जाकर यह 67,000 एकड़ की जमीन जो है वो खाली हुई है। 4 स्तर पर यह टास्क फोर्स काम कर रहा था। राज्य स्तर पर टास्क फोर्स होता था, मंडल स्तर पर टास्क फोर्स होता था, फिर जिला स्तर पर टास्क फोर्स होता था और फिर तहसील के लेवल पर होता था। और इसका चुनावी कनेक्शन भी है। ऐसा नहीं है कि 4 साल में जो हुआ वो सीधे है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं और माफियाओं की जमीन से अवैध कब्जा छुड़ाकर उन पर गरीबों और दलितों के घर बनेंगे। तो 3.5 करोड़ आबादी यूपी में दलितों की है, यानी करीब 21%। तो सोचिए, जब उन दलितों को, उन गरीबों को न सिर्फ घर मिलेगा, यह न्याय का मसला है। यह सिर्फ घर का मसला नहीं है कि छत मिल गई। ये यहां सुकून मिलने की भी बात है कि हमारी जमीन पर बैठा रहता था, देखो आज कहां जेल में बैठा है और उसके घर की जमीन पर आज हम रहेंगे। ये सामाजिक न्याय की भी बात है। पाठशाला में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और ब्रेक के उस पार उस देश की बात जहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जहां सामाजिक न्याय दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अफगानिस्तान की बात करूंगा और तालिबान और अफगानिस्तान पर एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर आ रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अफगानिस्तान में क्या चल रहा है वो आपको बताता हूं, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर चर्चा हर जगह है। कुछ लोग तालिबान को महान बताने में लगे। अपने ही देश में कुछ लोग तालिबान कितना महान है, कैसे उसको सलाम ठोका जाना चाहिए। मुनव्वर राणा आज कह गए कि तालिबान जो है वैसा तालिबान तो इस देश में भी, और इस देश में ज्यादा अत्याचार हो रहा है। ऐसे लोगों का तो भगवान मालिक है। लेकिन आधी रात को तालिबान जो गोलियां बरसा रहा है वो मुनव्वर राणा जैसों को नजर नहीं आएगा। काबुल एयरपोर्ट पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। इसका फुल फ्रेम लेकर अगर ऑडियो है तो सुनाइए। गोली चलाना इनके लिए यहां ऐसा है जैसे गाली देना हो कि बोलने में कुछ नहीं जाता, वैसे इनके लिए गोली चलाने में कुछ नहीं जाता। तड़ 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 गोली चलाते हैं। लेकिन इस देश में इनको ही महान बताए रहे हैं कुछ लोग। काबुल एयरपोर्ट पर नाटो सैनिकों से मदद की गुहार लगाती लड़कियों की तस्वीर भी आपको दिखाता हूं कि कैसे वो लड़कियां मदद की गुहार लगा रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि तालिबान है क्या। अब कोई मुनव्वर राणा जैसों से पूछे कि अगर तालिबान इतना ही महान है तो इन बच्चियों को यूं मदद की गुहार क्यों लगानी पड़ रही है, वो क्यों खुशी के मारे झूम नहीं रही, वो क्यों कहती हैं कि कोई तो बचाकर यहां से ले जाओ। लेकिन ना तो ये समाजवादी पार्टी के सांसद को समझ में आ रहा है, ना मुनव्वर राणा को समझ में आ रहा है, ना कुछ और महानुभावों को समझ में आ रहा है। एक और तस्वीर सामने आई। एक महिला मदद की गुहार लगा रही है। अमेरिका की नाटो फोर्सेस से महिला चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रही है। और वो तस्वीर भी दिखाता हूं। लेकिन आज अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी था, इसलिए हमने आज इस पर एक्स्ट्रा क्लास लगाई। 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान ब्रिटिश राज से आजाद हुआ था। लेकिन अफगानिस्तान को असल में आज भी आजादी कहां मिली है? ये लोग जो बैठे हैं, ये जो झंडा अफगानिस्तान की एक महिला लहरा रही है अफगान एम्बेसी के सामने, इनको आजादी कहां मिली है? ये दिल्ली में अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मन रहा है। 2 लोग 3 लोग बैठकर झंडा लहरा रहे हैं और वहां महिलाएं जो हैं वो आवाज लगा रही हैं कि कोई बचा लो। और ये रो पड़े बेचारे, इनके आंखों में आंसू आ गए। आजादी की तड़प क्या होती है वो ये लोग, इन लोगों को देखकर समझिए जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है।
इस देश में सारी आजादी होने के बाद भी जो लेकर रहेंगे आजादी चिल्लाते हैं, उनको इन लोगों को देखकर सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि आंसू क्या होते हैं और आजादी क्या होती है। पहले अफगानिस्तान में महिलाएं हुई कैद, दावों और हकीकत का अंतर देखिए। शरिया कानून की पहली शिकार बनी महिलाएं और महिलाओं के पोस्टरों तक पर कैसे कालिक पोत दी गई। आप इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर तब की है जब कालिक नहीं पोती गई, और अब इस तस्वीर को देखिए। ब्यूटी पार्लर बंद हुए और वहां पर कैसे कैसे कालिक पोती गई है। चेहरा किसी तरीके से काला कर दिया गया है कि महिला की तस्वीर न दिखे। इसको देखिए, यह तालिबान की सच्चाई है। वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। और जो लोग इसी तालिबान का समर्थन करते हैं ना, आपके चेहरे पे भी न दिखने वाली ऐसी ही कालिक पुती हुई, आपको पता नहीं चल रहा है। कभी ईमान जागे तो सोचिएगा इस देश में आपको क्या मिल रहा है और आप क्या मांग रहे हैं। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।